जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ये इंडियन पॉलिटी का भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट है। सेट नंबर 1 है जो सिविल सर्विस से संबंधित सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यूपीएससी, पीसीएस, यूपीएससी से जो बीईओ हो, तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट एंड तक देखिए, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब लाल बटन में लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित विचारों की बात कर रहा है ना। तो देखते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता तथा भ्रातृत्व यानी कि ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करना, ये तो सही है कर्तव्य में। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, यानी कि उसकी सुरक्षा करें। तो सामाजिक संस्कृति को बचाए रखें, ये मतलब है, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखें, ये भी सही है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सारे के सारे। ठीक है, सही कह रहा था, तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। अच्छा, नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लें तो ये भाग 4 में अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक विहित हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, आपको पता भी है ये जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिया गया है ना, ये आयरलैंड से लिया गया है। और अच्छा, आयरलैंड का भी संविधान अपने संविधान से 10 साल पहले, नहीं संविधान तो लागू हो, मतलब अपने आज़ादी से 10 साल पहले लागू हुआ था उसके यहाँ। मतलब हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, तो वो 1937 में उसके यहाँ संविधान लागू हुआ था आयरलैंड में। ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व ले लिया। ठीक है, तो अच्छा हमें प्रश्न देखना है, सही कथन ढूंढना है। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अच्छा, एक चीज पहले समझ लीजिए, हमें इसका मतलब क्या है। नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब है। देखिए, जैसे मानव को राइट्स मिले थे, है ना, अधिकार मिले थे, संवैधानिक अधिकार जिसे हम कहते हैं मूल अधिकार। तो जिस प्रकार से मूल अधिकार लोगों को मिला था अपने लिए, और उसी के तहत अधिकार कहिए या जो राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंटेड चपरासी हो या राष्ट्रपति तक, सारे के सारे सीएम पीएम सभी। ठीक है, तो राज्य के अंतर्गत वो आते हैं, है ना। तो उनका क्या कार्य होगा कि जो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व होता है वो उनको दिखाता है कि भाई आपको क्या करना है, या हम कहें तो उनका मार्गदर्शन करता है, क्राइटेरिया देता है कि आपका क्या अधिकार है, आप क्या क्या करेंगे। तो ये निर्देशक तत्व मतलब मोटा मोटी बात कर लें तो इसका मतलब है। तो यहाँ पे मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, अच्छा इसमें शामिल करने के लिए कह रहा ना, तो फिलहाल ये तो उसमें ऐड नहीं है। मानव मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करें। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। तो ये विहित है नीति निर्देशक तत्व में, जो 36 से 51 तक है। नेक्स्ट देखें, मूलाधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। इसमें हमें सही ढूंढना है। तो निर्देशक सिद्धांतों को मूलाधिकारों की अपेक्षा किसी भी दशा में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूलाधिकारों की अपेक्षा किसी यानी कि यहाँ पर राज्य को बड़ा करने के लिए कहा जा रहा है। राज्य मतलब जो भी गवर्नमेंटेड लोग हैं, अधिकारी हैं वो। तो नीति निर्देशक तत्व जो है कभी भी मूल अधिकारों का हनन करेगा ही नहीं, और बल्कि मूल अधिकारों को बचाने का कार्य नीति निर्देशक तत्व भी करता है, और साथ ही साथ और भी काम। तो ऐसे हो नहीं सकता कि कोई भी नीति निर्देशक तत्व की प्राथमिकता पहले दी जाए, तो ये गलत हो गया। मूलाधिकारों की अपेक्षा निर्देशक सिद्धांतों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ देखिए निर्देशक सिद्धांतों की अपेक्षा मूल अधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। ये है नीति निर्देशक तत्वों से भी ऊपर मूल अधिकार हैं, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका हनन नीति निर्देशक तत्व भी नहीं करता, अर्थात गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, यानी कि राज्य भी नहीं कर सकता है ना। तो हमेशा मूलाधिकार प्रथम रहेगा, यानी कि प्राथमिकता में रहेगा। तो बस यही सही है, मैं सही ढूंढना था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब ऐसे में आप देखे होंगे कि कोई पुलिस वाला आपसे कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, यानी कि जैसे मामला हुआ था, जैसे आप रात में भी 10 बजे के बाद पुलिस आपको आके जगा नहीं सकती, क्योंकि वो नींद खराब कर रही है। वो जो आपका मौलिक अधिकार है उसमें भी उसका अधिकार नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा, जो नीति निर्देशक सिद्धांत था वो क्यों लाया गया उसके बारे में यहाँ पे समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं, राजनीतिक प्रजातंत्र यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करना। तो राजनीतिक प्रजातंत्र ठीक है, लेकिन यहाँ नीति निर्देशक तत्व का मतलब हमें समझना है, चूंकि सरकार को गाइडेंस देता है नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ कोई मतलब नहीं। सामाजिक प्रजातंत्र सोशल डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए, ये भी कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट से यहाँ कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ गांधीवाद जो है, जैसे हम बात कर लें जो सिद्धांत होते हैं यहाँ पे, सिद्धांत जैसे गांधीवाद सिद्धांत है संविधान में, गांधीवाद सिद्धांत है जो आर्टिकल 40, 43, 46, 47 तक है ना, और 48 फिर 48A तक भी है। तो इसमें गांधीवाद और साथ साथ जो पूंजीवाद होते हैं, है ना, तो उनको भी देखा गया, उदारवाद चीज़ें हैं। तो ये गांधीवाद प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए ये सही हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे इस बात पे, क्योंकि ऐसे ही मेजर डिफरेंस नहीं देता है, बहुत ही सूक्ष्म देंगे, चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो, ऐसा वो चाहेंगे। और यहाँ जो है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, तो आर्थिक उपबंध की बात होती है जो 38 और उसके बाद जो आपका संविधान यानी कि 43A ये भी इसमें शामिल है आर्थिक उपबंध में। लेकिन कुल मिला के ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य था वो गांधीवाद प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये याद रखेंगे आप लोग। संविधान निम्न में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, यानी किसका शोषण नहीं होना चाहिए। तो बच्चों का भी नहीं होना चाहिए, स्त्रियों का नहीं होना चाहिए, जनजातियों का भी नहीं होना चाहिए, दलितों का भी नहीं होना चाहिए। तो सारे सही है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। अच्छा, पहचान करना है कि कौन सा इसमें नीति निर्देशक तत्व है। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क और विधिक सहायता। अच्छा, इसमें हमें सही ढूंढना है, तो ये हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे हमें समझना है कि कौन सा इसमें और सही है। तो देखिए, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता गवर्नमेंट का दायित्व है लोगों को दिलवाने का, तो ये पहला सही हो जाएगा। उसके बाद बालकों को स्वतंत्र तथा गरिमा में वातावरण प्रदान करना, वो भी अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं, तो ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना, तो ये देखिए यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व से बाहर जाने लगता है, ठीक है। और जैसे ये है अस्पृश्यता का अंतर, तो इसी में आपका आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 15 तो आप जानते ही जानते हैं, है ना, भेदभाव से बचना। तो ये कुल मिला के संविधान के
अधिकारों में सम्मिलित हैं लेकिन नीति निषेधक तत्वों में नहीं। तो पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर पहला और दूसरा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य में मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, सही है, क्योंकि वो मुखिया होता है ना। उसी के सजेशन पे जो राज्यपाल होता है वो निर्धारण करता है, मंत्री पद का ग्रहण करवाता है, शपथ दिलवाता है। ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो अभी वही बात हम कह रहे थे, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। और ये अच्छा, ये राज्यपाल की जो पद है, जो अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत उसके पद का प्रावधान है। और वो क्या करता है, अच्छा, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है, ये भी ध्यान देंगे, है ना। आगे एक चीज मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये 64 नहीं है, 54 होगा। ठीक है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, मतलब इसका पद का प्रावधान है संविधान में। और ये तो ठीक है। कुल मिला किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या, पहले हम इधर बात कर लेते हैं। संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 12% से अधिक नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ये गलत है। ठीक है। इसमें है 15% इसका रहेगा। और जो आपका 2003 में जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन के तहत, 91 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। ठीक है। संविधान संशोधन में ये याद रखेंगे 2003 में, तो ये गलत होगा। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपना पद धारण करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें सही वाले पहला, दूसरा और चौथा हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मंत्री परिषद का जो गठन करेगा वो 153 के तहत करता है राज्यपाल। मंत्री परिषद जो राज्य मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री वाले, ये इनके राज्यपाल करता है 153 के तहत, ये भी याद रखेंगे मंत्रिमंडल का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही बात है, कई बार रहे हैं, है ना। तो अभी भी वर्तमान में भी रहते हैं, जैसे आपका इधर लालजी टंडन थे, है ना, सत्यपाल मलिक भी थे, बाद में अब हट गए हैं। तो आनंदीबेन पटेल भी थी, झारखंड और मध्य प्रदेश और झारखंड में, आई थिंक, हाँ। उसके बाद अच्छा, तो ये सही है। राज्यपाल का चुनाव पूर्ण रूप से व्यक्तिगत मामला है। तो व्यक्तिगत मामला होने का मतलब ये किसी व्यक्ति के ही कारण हो सकता है, ऐसा। तो सही बात है, आपको सबको पता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जब मर्जी जब हटा दे और जब मर्जी जब रख ले। फिलहाल ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये चीजें हैं। ठीक है। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। व्यक्तिगत मामला है, किसी एक व्यक्ति की बात है, यानी राष्ट्रपति के। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो ये उसका अथॉरिटी उसके पास नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय कह रहा है ना। उच्च न्यायालय कहता तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, जो राष्ट्रपति के पास अथॉरिटी है, तो ये ऐसे ही चले गए, है ना। उच्च न्यायालय होता तो बात ठीक थी। राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, जो सही पूछ रहा था। ये भी देख लेंगे, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। भारत में केंद्र की भांति राज्यों में भी मंत्रिमंडलीय शासन की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यपाल, अब राज्यपाल के बारे में चीजें हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो भाई जैसे केंद्र सरकार में
और मंत्रिपरिषद यानी कि जो प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, कार्य जो उनके पास हम कहें तो सारे कार्य वही करते हैं, बाकी सिग्नेचर वगैरह राष्ट्रपति को करना होता है। तो आमतौर पे वही सिचुएशन यहाँ भी है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, वो जिसको मंत्री बनवाना चाहे बनवाते हैं, जो काम करवाना होता है उस पर बिल पास कराते हैं और राष्ट्रपति भी अनुमति दे देता है। सॉरी, यहाँ तो राज्यपाल की बात है तो राज्यपाल भी अनुमति दे देगा, ठीक है, जो राज्य विधानसभा की बात होती है। आगे हम लोग चलते हैं। अपने विवेकाधीन कृत्यों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। सही बात है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र के अभिकर्ता के रूप में वह अपनी दोहरी भूमिका का निर्वाह करता है। सही बात है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख तो है ही है, जैसे संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है भारत का, और साथ ही साथ वो केंद्र की ओर से यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसका प्रतिनिधित्व भी करता है। तो ये दोनों बात सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सही बात है। तो यानी कि कुल मिला के ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 बी। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन रहे। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए चैनल में बने रहने के लिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।